तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आई विल बी बेसिकली स्टार्टिंग विद लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, दिस इज अ कॉमन क्लास विच आई एम टेकिंग फॉर एफआरएम पार्ट 2 एंड माय आई कैप आई लैप एंड आईआरआर बीबी कोर्स। तो लिक्विडिटी रिस्क को आज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अगर हम किसी भी बैंक का बात करें या एनबीएफसी का बात करें तो व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क। सबसे पहले अपने को समझना होगा कि लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है। तो इफ आई वांट टू define liquidity risk, I can define it from two perspectives. One is funding liquidity risk, second is transaction liquidity risk. अगर मुझे लिक्विडिटी रिस्क इंट्रोड्यूस करना है किसी को भी, ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मॉडल पे जाने से पहले। आज मैं आपको मॉडल्स दिखाने वाला हूं इस सीरीज में जो ओरिएंटेशन होने वाला है लिक्विडिटी रिस्क का। बट सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है। तो लिक्विडिटी रिस्क को अगर आपको डिफाइन करना है तो यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। वन इज आपका फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क एंड सेकंड इज आपका ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। व्हाट इज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क? फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क इज सिंपली इनएबिलिटी टू मीट कैश फ्लो रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग रेगुलर और स्ट्रेस्ड टाइम्स। मतलब अगर आपका कोई भी कैश आउटफ्लो होने वाला है और आपके पास सफिशिएंट कैश इनफ्लो नहीं है कि आप उस आउटफ्लो रिक्वायरमेंट को मीट कर पाओ, या तो नॉर्मल टाइम्स में या स्ट्रेस्ड टाइम्स में। सो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क इज सिंपली inability to meet cash outflow requirement during normal or stressed times. तो that is your funding liquidity risk. Second, we have ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। दूसरा हमारा कौन सा है? ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? इनएबिलिटी टू सेल योर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स एट द राइट प्राइस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनएबिलिटी टू सेल योर एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स एट द राइट प्राइस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई एसेट आपका इलिक्विड है तो या तो आप उसको जल्दी नहीं बेच पाओगे, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं बेच पाओगे, या अगर उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेचना है तो आपको खराब दाम पे बेचना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क इज इनएबिलिटी टू सेल योर एसेट और इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्राइस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जनरली लिक्विडिटी रिस्क इज आइदर फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। नाउ अपने को फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क को भी क्वांटिफाई करना है, अपने को ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क को भी क्वांटिफाई करना है। तो आज की क्लास में मैं फोकस करने वाला हूं ऑन फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क का मतलब समझ में आया सबको कि अपना कोई कैश आउटफ्लो होने वाला है शॉर्ट टाइम फ्रेम में एंड अपने पास सफिशिएंट कैश इनफ्लो नहीं होगा टू मीट दैट कैश आउटफ्लो रिक्वायरमेंट, and that can be either during normal times or during stressed times. So that will lead to funding liquidity risk कि आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है। नाउ फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए बैंक्स में जनरली वी आइदर कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज लिक्विडिटी कवरेज रेशो। किसी ने सुना है? हम लोग या तो लिक्विडिटी कवरेज रेशो कंप्यूट करते हैं और वी प्रिपेयर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए वी आइदर कंप्यूट लिक्विडिटी कवरेज रेशो और वी प्रिपेयर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स है या जो रेशो है वो आपको बताएगा कि आपका कितना फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क है। एंड अगर एक बार ये आपने क्वांटिफाई कर लिया, हम लोग जनरली कोई भी रिस्क के लिए क्या बोलते हैं? सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर रिस्क को क्वांटिफाई करो, ठीक है, फिर रिस्क को मैनेज करो। तो आइडेंटिफिकेशन में तो मैंने आपको बोला कि आपके दो तरह के लिक्विडिटी रिस्क होते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अदर्स। वन इज फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेकंड इज ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क को अगर अपने को क्वांटिफाई करना है तो उसके लिए अपने एलसीआर कंप्यूट कर सकते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, या अपने स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। एंड अगर एक बार ये आपने रिस्क को क्वांटिफाई कर लिया देन अपने रिस्क को मैनेज करने का सोचेंगे। तो आज की क्लास में मैं फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क पे फोकस करूंगा, वो भी स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। एलसीआर कैसे कंप्यूट करते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एलसीआर कैसे कंप्यूट करते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। मैं ये क्लासेस को छोटा रखने वाला हूं, ठीक है, बिकॉज
एज आई सेड दिस इज अ कॉमन क्लास फॉर माय एफआरएम क्राउड एंड जो भी हमारा आई कैप आई लैब का कोर्स है, एफआरएम के अंदर लिक्विडिटी रिस्क के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। बट सबसे खराब चीज क्या है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया कि भाई लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है, फंडिंग रिस्क होता क्या है, ठीक है, ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क होता क्या है, कैसे उसको क्वांटिफाई करते हैं। तो बहुत ही एडहॉक वे में चैप्टर्स को लिखा हुआ है। तो ये जो 3-4 क्लासेस मैं इस सीरीज में लेने वाला हूं, ये छोटा क्लासेस होगा, 1 आवर 15 मिनट्स का, बट दैट विल एक्ट एज एन ओरिएंटेशन। किसी को भी ये क्लासेस को स्किप नहीं करना है ये सोच के कि डायरेक्टली एग्जाम रेलेवेंट तो है नहीं, डायरेक्टली एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, आई एग्री। बट आपको कोई भी अगर एक बड़ा बुक पढ़ना है लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर, तो उससे पहले एक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको अपना बनाना होगा। वो ये क्लासेस आपको हेल्प करेगा, राइट, टू क्रिएट दैट बेस कि यार ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, बैंक्स में कौन कौन से तरीके से हम लोग इसको क्वांटिफाई करते हैं, देन इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या अपने इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं मैनेज के लिए, क्या अपने डेरिवेटिव्स यूज कर सकते हैं। तो वो सारा फंडा जो है वो अपने देखेंगे इन दिस सीरीज। तो इसको छोटा रखने वाला हूं ताकि अपना एग्जाम स्पेसिफिक रहे, राइट। नाउ स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट जो मैंने बोला कि अपना जो भी फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क है उसको क्वांटिफाई करने के लिए या तो आप एलसीआर कंप्यूट करते हो या आप स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं शॉर्ट में कि स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। नाउ नाम से पता लग रहा है आपको, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट मतलब आप कोई भी बैलेंस शीट को उठाओ, बैलेंस शीट मतलब स्ट्रक्चरल बोलना चाह रहे हैं, कोई भी बैलेंस शीट को उठाओ, उसमें हमारे एसेट्स हैं, उसमें हमारी लाइबिलिटीज हैं। एसेट्स से मुझे बताओ कैश इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। एसेट्स से कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? एसेट्स से वी हैव कैश इनफ्लो, राइट, एंड लाइबिलिटी से हमारा कैश आउटफ्लो होता है। नाउ आपके एसेट्स जो है वो अलग अलग मेच्योरिटी के हो सकते हैं, तो उससे आपका अलग अलग टाइम पे कैश इनफ्लो आएगा, एंड आपकी लाइबिलिटीज अलग अलग मेच्योरिटी की हो सकती है, उससे आपका कैश आउटफ्लो होगा। आपको वो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को अलग अलग मेच्योरिटी बकेट्स में क्या करना है, स्लॉटिंग करना है। आपको क्या करना है, अपना कैश फ्लो का बकेटिंग करना है इन डिफरेंट मेच्योरिटीज। अपने कैश फ्लो का बकेटिंग करना है इन डिफरेंट मेच्योरिटीज, अपने कैश फ्लो का बकेटिंग करना है इन डिफरेंट मेच्योरिटीज, एंड देन अलग अलग बकेट्स में वी विल गेट नेट कैश फ्लो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एसएलएस है, एसएलएस में, अब इंडिया में इसको एसएलएस बोलते हैं, कहीं और इसका कोई और टर्मिनोलॉजी भी हो सकता है। यहां पे अलग अलग बकेट्स हमने लिया है, डे 1, 2 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 28 days, 29 days एंड अप टू 3 months, 3 to 6 months, 6 months to 1 year, 1 year एंड अप टू 3 years, 3 to 5 years, ओवर 5 years। तो मेरे जो भी एसेट्स हैं उससे कैश इनफ्लो आएगा और मेरी जो भी लाइबिलिटीज हैं उससे कैश आउटफ्लो होगा। अपने को बकेटिंग करना है ये सारे कैश इनफ्लोस का एंड आउटफ्लोस का इन रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी बकेट्स, एंड देन हर एक बकेट के अंदर अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिसमैच मिलेगा। मिसमैच मिलेगा मतलब ऐसा तो होगा नहीं ऑब्वियसली कि जितना आपका आउटफ्लो है उतना ही आपका इनफ्लो आए, तो कुछ ना कुछ मिसमैच तो हो गई। अपने को वो मिसमैच को क्वांटिफाई करना है। दो चीजें हैं, एक तो वो मिसमैच नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब किसी किसी बकेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना आउटफ्लो is more than inflow, because that will lead to funding liquidity problems. Secondly, चलो अगर नेगेटिव है भी, बिकॉज आप एग्जैक्टली 1 to 1 उसको मैप नहीं कर सकते, अगर नेगेटिव है भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अबव द टॉलरेंस रीजन, इट शुड नॉट बी अबव द टॉलरेंस रेंज। तो अपने को क्या करना है, अलग अलग मेच्योरिटी बकेट्स में कैश फ्लो का बकेटिंग करना है, इनफ्लोस का एंड आउटफ्लोस का। एंड आप सबने सही बोला कि एसेट से हमारा इनफ्लो आएगा, लाइबिलिटी से हमारा आउटफ्लो होगा, राइट। एंड अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है अपने को हर एक बकेट में मिसमैच निकालना है, अपने को हर एक बकेट में मिसमैच निकालना है, राइट। वो मिसमैच पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, उस बकेट में इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। द प्रॉब्लम इज अगर मेरा आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, दैट इज आई हैव नेगेटिव मिसमैच। अच्छा अगर नेगेटिव मिसमैच है भी, छोटा मोटा है तब भी चलेगा, बट इफ इट्स अ बिग नेगेटिव मिसमैच दैट कैन लीड टू बिग फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क प्रॉब्लम्स, राइट।
ये जो सारे बकेट्स आपको दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे ये बकेट्स दिख रहे होंगे, ये बकेट्स को देख के मुझे बताओ फ्रॉम अ लिक्विडिटी परस्पेक्टिव, क्या लगता है मैं कौन से बकेट्स में इंटरेस्टेड होऊंगा? शुरू के बकेट्स में इंटरेस्टेड होऊंगा या मैं बाद के बकेट्स में इंटरेस्टेड होऊंगा फ्रॉम अ लिक्विडिटी परस्पेक्टिव? फ्रॉम अ लिक्विडिटी परस्पेक्टिव, एम आई इंटरेस्टेड इन buckets of say 1 day, 2 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 28 days, या मैं दूर दूर के बकेट्स में इंटरेस्टेड होऊंगा? लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से आप शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टेड होते हो या आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड होते हो? लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन शॉर्ट टर्म बकेट्स, राइट? हम लोग जब भी लिक्विडिटी का बात करते हैं तो लिक्विडिटी क्राइसिस शॉर्ट टर्म में बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कैश क्रंच है। लॉन्ग टर्म में हमेशा हम लोग सॉल्वेंसी का बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बकेट्स में हमेशा सॉल्वेंसी का बात होगा, कैपिटल का बात होगा। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्वेंसी। हम लोग एफआरएम के अंदर बाजल के सेशंस भी करने वाले हैं, ठीक है? अगेन आई कैप के कोर्स में भी बाजल के सेशंस करने वाले हैं। तो वो कनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि यार लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है ना वो शॉर्ट टर्म में अराइज होता है, और जो सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम होता है दैट इज जनरली इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो यहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म बकेट्स में इंटरेस्टेड है प्राइमरीली। लिक्विडिटी का जो बात होता है ना, रेगुलेटर बोलता है कि आप 1 महीने के अंदर देखो, जनरली आप 1 मंथ के अंदर देखो। तो वी आर इंटरेस्टेड, मोस्ट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट 4 बकेट्स। 1 महीने के अंदर अंदर आपका लिक्विडिटी सिचुएशन कैसा रहेगा, बिकॉज जो लिक्विडिटी क्राइसिस आपका खड़ा होता है दैट इज ओनली इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, ओनली अप टू 30 डेज। इनफैक्ट जब हम नेक्स्ट क्लास में एलसीआर का डिस्कशन करेंगे वहां पर भी ये बोला हुआ है कि क्या आपके पास सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स हैं टू मीट योर कैश आउटफ्लो रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट 30 डेज। तो 30 डेज इज एन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर मेजरिंग लिक्विडिटी रिस्क। इज दैट क्लियर? तो नो डाउट अपने बकेटिंग सारा करेंगे, बट अपने को इंटरेस्ट किस में है? अपने को इंटरेस्ट है मिसमैच में, कि अपना मिसमैच शॉर्ट टर्म में कितना हो रहा है। देखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के तो आपका मिसमैच नेट नेट में कटने वाला ही है। नेट नेट में आपका मिसमैच कटेगा ही ना, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली आपके बैलेंस शीट टैली। तो आप अगर हर एक लाइन आइटम को बकेट कर रहे हो तो उस केस में योर मिसमैच विल कैंसल ऑफ, क्यूमुलेटिव मिसमैच विल कैंसल ऑफ। बट अपने को इंटरेस्ट किस में? अपने को शॉर्ट टर्म बकेट्स में इंटरेस्ट है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। एंड 30 डेज में सिंस इंटरेस्ट है, इसीलिए आरबीआई ने भी आगे 30 डेज को फर्दर स्प्लिट किया। मतलब ऐसा नहीं कि एक बकेट बना दिया सिर्फ 30 डेज का, उसको फर्दर स्प्लिट किया है कि 1 डे में क्या है आपका हाल, इसको आप ओवरनाइट भी बोल सकते हो। 2 to 7 डेज में आपका क्या हाल है, 8 to 14 डेज में आपका लिक्विडिटी सिचुएशन कैसा है, एंड 15 to 28 डेज में आपका लिक्विडिटी सिचुएशन कैसा है, राइट? नाउ अपने को क्या करना है? अपने को ये एसएलएस प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको इस क्लास में शॉर्ट में बताने वाला हूं एसएलएस कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद कैसे मैं यूज करके अपने डिसीजंस में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं उस रिजल्ट को, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली रिस्क को क्वांटिफाई करके रिस्क को मैनेज करना है ना अपने को। नाउ हमारे पास एसेट से कैश इनफ्लो आएगा और लाइबिलिटी से कैश आउटफ्लो होगा। अपने को वो इनफ्लो एंड आउटफ्लो का बकेटिंग करना है इन रिस्पेक्टिव मेच्योरिटी बकेट्स। जब भी आप बकेटिंग करोगे, ठीक है, हर एक लाइन आइटम का, तो सम ऑफ द लाइन आइटम्स मे हैव नो मेच्योरिटी एट ऑल। मतलब यहां पे मैंने आपको एक सिंपल सा बैलेंस शीट दिखाया है जिसमें कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, एफडीज है, फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके अलावा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बोल लो, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और एसेट साइड पे वी हैव कैश, वी हैव बैलेंस विद आरबीआई, वी हैव हाउसिंग लोन, वी हैव पर्सनल लोन, वी हैव सम सीसीओडीज, वी हैव सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वी हैव सम फिक्स्ड एसेट। सब कुछ करोड़ में आपका यहाँ पे आपका बैलेंस शीट टैली कर रहा है। मुझे बताना, इन सारे लाइन आइटम्स में आपको ऐसा कौन सा लाइन आइटम दिख रहा है जिसका कोई मेच्योरिटी नहीं है एज सच? मतलब अगर मुझे उससे आउटफ्लो या इनफ्लो का बकेटिंग करना है तो कोई मेच्योरिटी में नहीं बोल सकता कि इसका इतना मेच्योरिटी है। जनरली एक्सीलेंट, बहुत सारे लोगों ने बोला है कासा, कासा का मेच्योरिटी नहीं होता। अगर मैं अपने तरीके से बोलूं,
सारे के सारे लाइन आइटम्स को जब अपने बकेट करेंगे, ठीक है, सारे के सारे लाइन आइटम्स को जब अपने बकेट करेंगे, तो सम ऑफ द लाइन आइटम्स हैव नो मेच्योरिटी एट ऑल, सम ऑफ द लाइन आइटम्स हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, सम ऑफ द लाइन आइटम्स हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही उसका मेच्योरिटी है, एंड सम ऑफ द लाइन आइटम्स हैव बिहेवियरल मेच्योरिटी। कुछ लाइन आइटम्स का तो मेच्योरिटी का बात ही नहीं है, कभी मेच्योर ही नहीं होंगे। सम लाइन आइटम्स हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आपका मेच्योरिटी रहेगा, एंड सम लाइन आइटम्स हैव बिहेवियरल मेच्योरिटी। तो जैसे कैपिटल है, कैपिटल का कोई मेच्योरिटी थोड़ा है, आपको कभी वापस थोड़ा करना है उसको। फिक्स्ड एसेट है, उसका कोई मेच्योरिटी थोड़ा है कि आप इसको इस दिन जाके बेचोगे और आपके पास इनफ्लो आएगा, राइट। तो कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, दे हैव नो मेच्योरिटी एट ऑल। वहीं पे अगर अपने बात करेंगे लोन्स का, एफडीज का, दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आप कितने साल का एफडी ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा आप कितने साल का लोन दे रहे हो, दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी। एंड देन सम लाइन आइटम्स हैव बिहेवियरल मेच्योरिटी, मतलब फॉर एग्जांपल कासा, कासा में आप बिहेवियरल स्टडी करते हो कि लोग किस किस फ्रीक्वेंसी से पैसा को विड्रॉ करेंगे कासा में, ठीक है। आप कभी भी जाके अपना सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो ना, तो मैं लोगों का बिहेवियर स्टडी करूंगा फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा कि लोग किस किस तरीके से पैसे को विड्रॉ करते हैं, एंड देन उसके हिसाब से अपने बकेटिंग करेंगे आउटफ्लो का। तो अल्टीमेटली अपने को बैलेंस शीट में हर एक लाइन आइटम का बकेटिंग करना ही है फॉर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट, राइट। उसके लिए वी कैन हैव नो मेच्योरिटी, वी कैन हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, और वी कैन हैव बिहेवियरल मेच्योरिटी, राइट। कुछ कुछ लाइन आइटम्स के लिए हम लोग रेगुलेटरी रूल्स को भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बकेट करना है, अब ये मेरा इन्वेस्टमेंट है एक, तो इसका कैसे बकेटिंग करना है वो देखेंगे, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी रूल्स है। कोई बैलेंस विद आरबीआई है, उसके लिए भी रेगुलेटरी रूल है कैसे अपने को बकेटिंग करना है। बट द क्रक्स इज हर एक लाइन आइटम का अपने को बकेटिंग करना है, ठीक है। कैश इनफ्लो फ्रॉम एसेट्स, कैश आउटफ्लो फ्रॉम लाइबिलिटीज, देन वी हैव टू कंप्यूट नेट मिसमैच इन ईच बकेट। द नेट मिसमैच शुड नॉट बी नेगेटिव, एंड अगर वो नेगेटिव है भी तो बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड वी कैन ऑल्सो कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज सर्वाइवल होराइजन, कितने दिन का लिक्विडिटी मेरे पास है। सर्वाइवल होराइजन इज कितने दिन का लिक्विडिटी मेरे पास है, राइट। एफआरएम के अंदर एक चैप्टर है लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्टिंग, लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्टिंग। इनफैक्ट पूरे एफआरएम के अंदर क्रेडिट रिस्क के अंदर स्ट्रेस टेस्टिंग के चैप्टर्स हैं, ऑपरेशनल रिस्क के अंदर स्ट्रेस टेस्टिंग के चैप्टर्स हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग जब करते हैं तो करते क्या है, ये जो एसएलएस में प्रिपेयर करूंगा, एक मैं नॉर्मल टाइम पीरियड में प्रिपेयर कर सकता हूं और एक मैं स्ट्रेस टाइम पीरियड में प्रिपेयर कर सकता हूं। नॉर्मल टाइम पीरियड में मेरा सर्वाइवल होराइजन कुछ आएगा, स्ट्रेस टाइम पीरियड में मेरा सर्वाइवल होराइजन कुछ आएगा। मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि यार स्ट्रेस के टाइम में भी मेरा सर्वाइवल होराइजन बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो नहीं है मेरे पास बहुत ही कम दिनों की लिक्विडिटी है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग इज लिंक्ड टू योर नॉर्मल मॉडल्स ओनली, राइट। नाउ अपने एक एक लाइन आइटम का, ठीक है, क्विकली समझते हैं कैसे कैसे बकेटिंग होगा। अच्छा, जब बकेटिंग करना है तो बहुत सारे रियल लाइफ बिहेवियर्स को भी आपको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है। जब आप बकेटिंग करोगे, बहुत सारे रियल लाइफ बिहेवियर्स को भी आपको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे क्या बिहेवियर, लोन्स के केस में वी हैव प्री पेमेंट, लोन के केस में वी हैव प्री पेमेंट, राइट। लोन्स के केस में वी हैव डिफॉल्ट्स आल्सो, दैट इज अ बिहेवियर वी नीड टू इनकॉर्पोरेट, कि डिफॉल्ट भी होंगे, प्री पेमेंट भी होगा, राइट। डिपॉजिट्स के केस में, एफडीज के केस में देयर कैन बी अर्ली रिडेम्पशन, एफडीज के केस में देयर कैन बी अर्ली रिडेम्पशंस, और एफडीज के केस में देयर कैन बी रिन्यूअल्स एज वेल। रिन्यूअल भी हो सकता है कि जब एफडी से आउटफ्लो का बात आया उसने रिन्यू कर लिया और 2 सालों के लिए, तो देयर कैन बी रिन्यूअल्स, देयर कैन बी अर्ली रिडेम्पशंस। देन वी हैव यूटिलाइजेशंस, सीसीओडी में कुछ तो आपका यूटिलाइज्ड बैलेंस होगा, राइट, ओवरड्राफ्ट, कुछ आपका अनयूटिलाइज्ड होगा। अनयूटिलाइज्ड मतलब आपने सीसीओडी का लिमिट दिया हुआ है, सामने वाले कस्टमर ने अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, वो कभी भी उठ के यूटिलाइज कर सकता है। तो वी हैव अनयूटिलाइज्ड सीसीओडी, उसका बिहेवियर अपने को मॉडल करना होगा कि वो कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन होगा। एंड वी कैन हैव रन ऑफ्स, रन ऑफ का मतलब क्या कि कासा के अंदर आपका विड्रॉल्स कैन एक्सपीडाइट, एकदम से क्विक विड्रॉल्स हो सकता है। देयर कैन बी सम रन ऑफ्स ऑन द बैंक, जैसे यस बैंक में हुआ था, तो आपको रन ऑफ्स को मॉडल करना होगा,
राइट। ये सारी चीजों को आपको मॉडल करना होगा, ये सारे बिहेवियर को आपको अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना होगा, जिसके कारण एसएलएस बिकम्स ट्रिकी। राइट, एसएलएस बिकम्स ट्रिकी। तो आपका जो लोन्स के अंदर प्रीपेमेंट हो गया, आपका लोन्स के अंदर डिफॉल्ट्स हो गया, राइट, प्रीपेमेंट, डिफॉल्ट, एंड देन आपका एफडीज के अंदर रिडेम्पशंस हो गया, रिन्यूअल्स हो गया, ठीक है, देन कासा के अंदर आपका रन ऑफ्स हो गया, विड्रॉल्स हो गया, ठीक है, देन आपका अनयूटिलाइज्ड सीसीओडीज हो गया, कि आपके ने जो लिमिट्स दे रखा है अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, जब वो यूटिलाइज होगा तो उस केस में आपका आउटफ्लो होगा, वो भी आपको मॉडल करना है। राइट, तो एक एक लाइन आइटम को समझते हैं। क्या लगता है अगर मुझे कैश को बकेट करना है, कैश को कहां बकेट करूंगा? व्हाट डू यू थिंक, इफ आई वांट टू बकेट कैश, कैश को कहां बकेट करना चाहिए? कैश को आई विल बकेट इन डे वन, बिकॉज मैं उसको इंस्टेंटली यूज कर सकता हूं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, वो भी करेक्ट है, इंट्राडे, या एक तरह से मेरा जो सबसे छोटा बकेट है ओवरनाइट का बकेट, मैं उसको इंस्टेंटली यूज कर सकता हूं, तो वो मैंने डे वन में डाला है। बैलेंस विद आरबीआई ना, आपके पास जो भी डिपॉजिट्स आते हैं ना, उसमें रूल है कि आपको 4% आरबीआई के पास रखना होता है। सीआरआर के बारे में आप सबने सुना होगा, राइट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा डिपॉजिट लोन्स में बांट दिया, तो आपको 4% जो है वो किसके पास रखना है? आरबीआई के पास रखना है, राइट। तो जो आपने 4% आरबीआई के पास रखा है मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसका उसका बकेटिंग होता है एज पर योर एनडीटीएल प्रोफाइल। जो भी आपके डिपॉजिट्स एंड टर्म लाइबिलिटीज है ना, उसका जो प्रोफाइलिंग है, जो भी आपके डिपॉजिट्स का बकेटिंग हो रहा है एंड जो भी आपके टर्म लाइबिलिटीज का बकेटिंग हो रहा है, बिकॉज वो डिपॉजिट के अगेंस्ट ही आपको ये सीआरआर रखना है, 4% का मिनिमम। तो जैसे अपने डिपॉजिट्स का बकेटिंग करेंगे, ठीक है, जैसे अपने डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज का बकेटिंग करेंगे, डिमांड मतलब कासा एक तरह से, क्योंकि कभी भी आप जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड, ठीक है। तो जो भी आपके डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज है, उसका बकेटिंग जो होगा, उसी पैटर्न में आप बकेटिंग करोगे ऑफ योर बैलेंस विद आरबीआई, जो आपका मिनिमम बैलेंस विद आरबीआई है, विच इज 4% ऑफ योर एनडीटीएल। एनडीटीएल मतलब आपके डिमांड डिपॉजिट्स, आपके टर्म टर्म डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स का 4% आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा एज सीआरआर। वो इसलिए कि आप सारा का सारा पैसा उठा के लोन्स ना देना शुरू कर दो, तो कुछ पैसा सिक्योरिटी के लिए हम लोग आरबीआई के पास रख रहे हैं, ठीक है। दैट इज टू मेंटेन, एक तरह से यू कैन से, एडवांसेस इन द इकोनॉमी, कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी हीटअप ना हो जाए, बिकॉज सारे के सारे डिपॉजिट को आप लेंड आउट कर रहे हो। तो 4% इज केप्ट विद आरबीआई एज सीआरआर। तो उसका बकेटिंग कैसे होगा? एज पर द डीटीएल प्रोफाइल, आपके जो भी डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट्स हैं, उसका जो प्रोफाइलिंग है, उसका जो बकेटिंग होगा, उसके हिसाब से आपको इसका बकेटिंग करना है। तो वो अपने देखेंगे अभी, ठीक है, बैलेंस विद आरबीआई। तो इसका बकेटिंग हम लोगों ने उसी रेशो में एलोकेट किया है, जिस रेशो में आपको यहां पे दिख रहा होगा, वी हैव D13। 13 में क्या है आपका? डिपॉजिट्स। जैसा डिपॉजिट्स का बकेटिंग हो रहा है, वैसे ही अपने बैलेंस विद आरबीआई का बकेटिंग करेंगे। एफआरएम के लिए क्या आपने को बकेटिंग जानना जरूरी है? द आंसर इज नो। बट अपने एक बारी क्वांटिफिकेशन सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखेंगे ना, बिकॉज प्रैक्टिकली भी आप इसको सीवी में शो कर सकते हो कि आपको ये सब पता है कि एसएलएस वगैरह कैसे बनता है, ठीक है। तो बैलेंस विद आरबीआई, उसका बकेटिंग कैसे होगा? एज पर द डीटीएल प्रोफाइल। अब उसके बाद वी हैव लोन्स। अच्छा, लोन से पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। आप सबको पता है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं, उसका 18% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। एसएलआर सुना होगा आपने, ठीक है। आपको 18% जीसेक में इन्वेस्ट करना होता है एज पार्ट ऑफ एसएलआर। सब लोगों ने सीआरआर और एसएलआर के बारे में सुना है। तो जो भी आपके डिपॉजिट्स वगैरह है, उसका 18% सेफ्टी पर्पस के लिए आपको जीसेक में इन्वेस्ट करना है। क्यों? अगर आप अगेन उसको लेंड आउट कर दोगे एज लोन्स, कल को अगर लोन्स पे डिफॉल्ट हो गया, तब तो आप डिपॉजिटर को पैसा वापस नहीं कर पाओगे। तो डिपॉजिटर का मनी तो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड हो जाएगा बैंक्स के अंदर, विच रेगुलेटर्स डोंट वांट। आप कभी ये नहीं सोच सकते ना कि बैंक में जो आपका डिपॉजिट रखा है वो डूब जाएगा। तो रेगुलेटर क्या कर रहे हैं उसको इंश्योर करने के लिए दैट योर मनी इज सेफ इन द बैंक्स, द एंटायर मनी इज नॉट अलाउड टू बी लेंट आउट। हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ सीआरआर मेंटेन करते हैं।
हम लोग उसमें से कुछ पैसा जो है सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अल्ट्रा सेफ, तो 18% आपको जीसेक में इन्वेस्ट करना है, राइट। अगेन जो भी आपका 18% है मिनिमम जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका बकेटिंग कैसे होगा? उसका बकेटिंग कैसे होगा आपका? एज पर द डीटीएल प्रोफाइल, क्योंकि आपको इसी डिपॉजिट्स और टर्म लाइबिलिटीज के अगेंस्ट 18% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो जस्ट लाइक योर बैलेंस विद आरबीआई, द बकेटिंग फॉर जीसेक इन्वेस्टमेंट्स विल बी एज पर द डीटीएल प्रोफाइल, बट दिस इज ओनली फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब जो 4% है उसको आप बकेटिंग करोगे एज पर द डीटीएल प्रोफाइल, और जो 18% है उसका आप बकेटिंग करोगे एज पर द डीटीएल प्रोफाइल। तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाओगे एसएलआर, तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 13th रो में जो हमारा बकेटिंग प्रोफाइल है, ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोगों ने एसएलआर को क्या किया? बकेट किया। नाउ नाउ टेल मी, ये तो मिनिमम एसएलआर और मिनिमम सीआरआर के लिए हुआ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सेस बैलेंस है विद आरबीआई, या आपने एक्सेस इन्वेस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो एक्सेस का बकेटिंग कैसे होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? वो एक्सेस का बकेटिंग कैसे होना चाहिए? एनी गेसेस? मैंने 4% तो एज पर द डीटीएल प्रोफाइल बकेट कर दिया, ठीक है, मैंने 18% तो एज पर द डीटीएल प्रोफाइल बकेट कर दिया, मेरे पास कुछ एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है, मैंने इन्वेस्टमेंट 18% की जगह 19% का किया हुआ है, या मैंने आरबीआई के पास 4% की जगह 4.5% रखा हुआ है, तो वो एक्सेस का बकेटिंग कैसा होना चाहिए? एनी गेसेस? ओवरनाइट, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तो मैं तुरंत बेच के एनकैश कर सकता हूं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को तुरंत बेच के एनकैश कर सकता हूं, तो ओवरनाइट में एक एक्स्ट्रा लाइन आइटम आपको दिखेगा विच इज योर एक्सेस, या आपको बाकियों में नहीं दिखेगा, ओवरनाइट में एक एक्स्ट्रा लाइन आइटम दिखेगा विच इज योर एक्सेस, राइट, बिकॉज आप उसको तुरंत यूज कर सकते हो। ओके, तो हमारा क्या हो गया? बैलेंस विद आरबीआई हो गया और हमारा जीसेक हो गया, ठीक है। कैश को हम लोगों ने ओवरनाइट में डाला है। फिक्स्ड एसेट को कहां पे डाले? फिक्स्ड एसेट को सबसे शॉर्ट टर्म बकेट में डाले या सबसे लॉन्ग टर्म में? फिक्स्ड एसेट को सबसे शॉर्ट टर्म में डाले या सबसे लॉन्ग टर्म में? सबसे लॉन्ग टर्म में, तो हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट को ओवर 5 इयर्स में डाला है कि अगर उसको बेच के इनफ्लो आएगा भी तो ओवर लॉन्ग टर्म में आएगा, ठीक है। अब रहा लोन्स, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है, हाउसिंग लोन्स, पर्सनल लोन्स। मैंने यहाँ पे दो तरह के लोन्स लिए हैं, बिकॉज हाउसिंग लोन्स आर जनरली लॉन्गर टर्म इन नेचर एंड पर्सनल लोन्स आर जनरली शॉर्टर टर्म इन नेचर। मैंने यहाँ पे क्वार्टर्स में शो किया हुआ है, तो अगर आप क्वार्टर में देखेंगे, हाउसिंग लोन में जो भी मैंने एलोकेशंस लिया है, राइट, कुछ हाउसिंग लोन है जो आपके शॉर्ट टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे, कुछ हाउसिंग लोन है जो आपके मीडियम टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे, कुछ हाउसिंग लोन है जो आपके लॉन्ग टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे। इन एनी केस माय वेटेड एवरेज टर्म इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 52 क्वार्टर्स, अराउंड 52 क्वार्टर्स, राइट। 52 क्वार्टर्स मतलब कितना साल हो गया? 52 क्वार्टर्स मतलब कितना ईयर्स? अराउंड 13 ईयर्स, मतलब मैंने लॉन्गर टर्म मेच्योरिटी लिया हाउसिंग लोन का। हाउसिंग लोन आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। आज जब आप खड़े हो तब तो कुछ लोन्स आपके पहले से दिए होंगे ना, वो शॉर्ट टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे, कुछ लोन्स मीडियम टर्म में मेच्योर हो रहे होंगे, और जो नए लोन आप देते हो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए देते हो। तो मैंने वेटेड एवरेज मेच्योरिटी कितना लिया यहाँ पे? अराउंड 13 ईयर्स का, राइट। और मेरे पास कुछ पर्सनल लोन्स भी हैं, पर्सनल लोन्स आपके शॉर्ट टर्म के होते हैं, उसमें यहाँ पे मेच्योरिटी कितना आ रहा है? अराउंड 18 क्वार्टर्स का। 18 क्वार्टर्स मतलब कितने ईयर्स हुआ? अराउंड 4.5 ईयर्स। तो कुछ शॉर्ट टर्म के हम लोगों ने लोन्स लिए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड कुछ लॉन्ग टर्म के लोन्स लिए हैं। क्या लगता है जो भी लोन्स मेरे हैं उसका बकेटिंग कैसे होना चाहिए? अभी मैंने एलोकेशन जो लिया है 50-50% लिया है, कि 50% मेरा हाउसिंग लोन में है, 50% मेरा पर्सनल लोन में है। हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन का बकेटिंग कैसे होना चाहिए? एज पर अमोटाइजेशन शेड्यूल। एक्सीलेंट, एज पर अमोटाइजेशन शेड्यूल। एंड वो अमोटाइजेशन करते वक्त आपको डिफॉल्ट को भी अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, आपको डिफॉल्ट को भी अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है, आपको प्रीपेमेंट को भी अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, मेरे पास यहाँ पे हाउसिंग लोन है, मैंने 50% एलोकेशन लिया है, ठीक है, उसका टर्म है, मतलब यहाँ पे हाउसिंग लोन का हम लोगों ने एलोकेशन लिया है कुछ, कि कुछ मेरे शॉर्ट टर्म में है, कुछ मीडियम टर्म के हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के हैं। आई हैव टेकन 80 क्वार्टर्स, 20 ईयर्स तक का
हम लोग प्रोफाइलिंग लेके चल रहे हैं। तो उस केस में आपका टोटल 100% आ रहा है, आपका वेटेड एवरेज मेच्योरिटी अराउंड 52 क्वार्टर्स आ रहा है, दैट इज फाइन। नाउ यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं कि आपका टोटल हाउसिंग लोन में से कितना हाउसिंग लोन आपका 2 to 3 मंथ्स में मेच्योर होने वाला है, कितना हाउसिंग लोन आपका 2 क्वार्टर्स में मेच्योर होने वाला है, कितना हाउसिंग लोन आपका 3 क्वार्टर्स में, थर्ड क्वार्टर में मेच्योर होने वाला है, कितना हाउसिंग लोन आपका फोर्थ क्वार्टर में मेच्योर होने वाला है, कितना हाउसिंग लोन आपका फिफ्थ क्वार्टर में मेच्योर होने वाला है, एज पर योर एलोकेशंस, राइट। एंड देन वी आर प्रिपेयरिंग अमोटाइजेशन शेड्यूल। तो यहां पे मैंने एक लैम्डा यूज किया है, ठीक है, एक लैम्डा यूज किया है। लैम्डा मतलब हम लोगों ने खुद का अपना एक फंक्शन लिखा है, उसको यूज करके हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, अमोटाइजेशन कर रहे हैं। अमोटाइजेशन का खासियत क्या होता है बताओ प्लीज। अमोटाइजेशन का खासियत कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये अमोटाइजेशन है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई दिस इज अमोटाइजेशन शेड्यूल? एनी गेसेस? डिक्लाइन इन बैलेंस, एक्सीलेंट, डिक्लाइन इन बैलेंस। तो यहां पे लेट मी शो यू, यहां पे आपको दिख रहा है फंक्शंस बहुत सारे। तो हम लोगों ने खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखे हुए हैं, खुद के यूजर डिफाइंड फंक्शंस बहुत सारे लिखे हुए हैं जो हम लोग यूज करते हैं। उसमें से मैंने एक फंक्शन यूज किया है अमोटाइजेशन के लिए, टू प्रिपेयर द अमोटाइजेशन शेड्यूल। मैं उसको मैनुअली भी कर सकता हूं बट एफआरएम के लिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा वो फंक्शन यूज करके अमोटाइजेशन कर रहा हूं। एंड आपको दिख रहा है कि आपके डिक्लाइनिंग बैलेंसेस है, वो होना ही है बिकॉज ऑफ अमोटाइजेशन, राइट। नाउ जब भी हम लोग अमोटाइजेशन कर रहे हैं तो आपको दो चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है अपने अमोटाइजेशन शेड्यूल के अंदर। किन दो चीजों को? वन इज योर प्रीपेमेंट, सेकेंड इज योर डिफॉल्ट। वन इज योर प्रीपेमेंट, सेकेंड इज योर डिफॉल्ट। तो यहां पर ये मेरा अमोटाइजेशन शेड्यूल नॉर्मली है। अब मैं प्रीपेमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। मुझे बताओ प्रीपेमेंट के कारण क्या होगा? योर कैश फ्लोज आर फ्रंट लोडेड और योर कैश फ्लोज आर बैक लोडेड। प्रीपेमेंट के कारण क्या होगा? योर कैश फ्लोज आर फ्रंट लोडेड और योर कैश फ्लोज आर बैक लोडेड। कैश फ्लोज आर फ्रंट लोडेड। अगर मैं प्रीपेमेंट यहां पे लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 0%, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा आपके कैश फ्लोज कोई भी फ्रंट लोडिंग हो नहीं रहा। यहां 442 था, यहां 434 है, कोई ज्यादा फ्रंट लोडिंग नहीं हो रहा। और मैं प्रीपेमेंट रेट यूज कर रहा हूं 2% का पर एनम। तो मेरे कैश फ्लोज क्या हो गए? फ्रंट लोड हो गए हैं। टोटल कैश फ्लो तो उतने ही आएंगे बट नाउ द कैश फ्लोज विल बी फ्रंट लोडेड। टोटल कैश फ्लो उतने ही आएंगे, क्यों बोल रहा हूं मैं? बिकॉज यहां पे खाली प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं। एसएलएस में जनरली हम लोग प्रिंसिपल का बकेटिंग करते हैं, इंटरेस्ट का बकेटिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट का भी बकेटिंग करोगे तो प्रीपेमेंट के कारण इंटरेस्ट चेंज होगा आपका, राइट। बट अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो इन 0% प्रीपेमेंट I cannot see any front loading, but in 2% prepayment I can see front loading of cash flows। ये 2 का 5 करूंगा तो और कैश फ्लोज आपके फ्रंट लोड हो जाएंगे। टोटल कैश फ्लो तो आपके सेम रहने वाले हैं। ये प्रीपेमेंट कैसे इनकॉर्पोरेट करना है उसके लिए भी हम लोगों ने लैम्डा को यूज किया। बट आपको यहाँ पे इनपुट दिख रहा होगा, दो इनपुट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक आपका प्रीपेमेंट का, ठीक है, एंड सेकेंडली आपका डिफॉल्ट रेट का। मुझे बताओ डिफॉल्ट रेट के कारण योर कैश फ्लोज विल बी फ्रंट लोडेड or your cash flows will be backloaded or your cash flows will be eliminated? What do you think? Default के कारण your cash flows will be front loaded or your cash flows will be backloaded or your cash flows will be eliminated? Tell me please. Default के कारण क्या होगा? कैश फ्लोज फ्रंट लोड होंगे, बैकलोड होंगे या एलिमिनेट होंगे? एलिमिनेट होंगे बिकॉज कैश फ्लोज आएंगे ही नहीं, ठीक है, या पूरे कैश फ्लो नहीं आएंगे। अगर आप बोलोगे कुछ कैश फ्लो तो आएगा बिकॉज ऑफ रिकवरी, तो यहां मैंने एलजीडी भी लिया है बट आपके सिग्निफिकेंट कैश फ्लोस लॉस्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लॉस गिवन डिफॉल्ट। तो यहां पे अगर मैं प्रीपेमेंट को 0 ले रहा हूं तब आपको दिख रहा है 442 की जगह 434 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके कैश फ्लोज आर गेटिंग लॉस्ट। प्रीपेमेंट के कारण कैश फ्लोज आर नॉट लॉस्ट बट डिफॉल्ट के कारण माई कैश फ्लोज आर एक्चुअली गेटिंग लॉस्ट बिकॉज वो डिफॉल्ट हो जा रहा है तो पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने वो प्रीपेमेंट का बिहेवियर और वो डिफॉल्ट का बिहेवियर अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट किया। मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जब आप बकेटिंग करोगे तो आपको ये प्रीपेमेंट बिहेवियर, ये डिफॉल्ट बिहेवियर, इन सबको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है अपने मॉडल में, राइट।
मॉडलिंग द प्रीपेमेंट बिहेवियर इज कॉल्ड मॉडलिंग द ऑप्शन रिस्क। मॉडलिंग द ऑप्शन रिस्क, बिकॉज जो कस्टमर है उसके पास प्रीपेमेंट का ऑप्शन है ना, बैंक के लिए वो रिस्क है। वो रिस्क क्यों है? बिकॉज पैसा आपके पास जल्दी आ गया। अब वो इंटरेस्ट रेट परस्पेक्टिव से कैसे रिस्क है या लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से कैसे रिस्क है वो देखेंगे। मुझे बताओ, लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से इज हायर प्रीपेमेंट एक्चुअली अ रिस्क? लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से इज हायर प्रीपेमेंट एक्चुअली अ रिस्क? नो, इट इज एक्चुअली अ बून, राइट? ओके, डिफॉल्ट जो है, क्या वो लिक्विडिटी रिस्क परस्पेक्टिव से इज इट अ रिस्क? डिफॉल्ट जो है, क्या लिक्विडिटी रिस्क परस्पेक्टिव से इज इट अ रिस्क? यस, बिकॉज डिफॉल्ट के कारण तो आपका पैसा ही डूब जाएगा, राइट? पैसा आएगा ही नहीं, तो इट इज एक्चुअली अ रिस्क, राइट? तो आपको ये प्रीपेमेंट का बिहेवियर और डिफॉल्ट का बिहेवियर भी अपने मॉडल में इंकॉर्पोरेट करना है। नाउ हम लोगों ने यहां पे एलोकेशन निकाला है हाउसिंग लोन का। ऑन सेम ग्राउंड्स वी हैव एलोकेटेड द कैश फ्लो फ्रॉम पर्सनल लोन्स। तो वहां पे भी अमोर्टाइजेशन कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोग प्रीपेमेंट बिहेवियर को एंड डिफॉल्ट बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने मॉडल के अंदर, राइट? और ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया है कैश फ्लो का, वो क्वार्टरली बनाया है, एंड देन रिस्पेक्टिव बकेट्स में जाके उसका बकेटिंग कर दिया, राइट? बिकॉज मेरे पास जो पहला कैश फ्लो आएगा वो तो क्वार्टरली आएगा, लेकिन मुझे उसको तोड़ना है पहले क्वार्टर को भी फर्दर डे 1 में, 2 to 7 डेज में, 8 to 14 डेज में, 15 to 28 डेज में, 29 डेज एंड अप टू 3 मंथ्स में। तो वो हम लोगों ने कैसे करा है बकेटिंग? हम लोगों ने प्रोरेटा कर दिया। प्रोरेटा कि अगर 3 मंथ्स में, एक क्वार्टर में इतना कैश फ्लो आ रहा है, तो एक दिन में कितना आएगा, 2 to 7 डेज में कितना आएगा, 8 to 14 डेज में कितना आएगा, 15 to 28 में कितना आएगा, 29 एंड अप टू 3 में कितना आएगा। उसके लिए हम लोगों ने प्रोरेटा एलोकेशन किया है, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट? अच्छा, जो आपके एनपीएज है, एनपीएज में से जो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा उससे भी तो कैश इनफ्लो आएगा, बट वो शॉर्ट टर्म में नहीं आने वाला, वो अनसर्टेन है, तो उसको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बकेट में डाला है। जो आपके एनपीएज हो रहे हैं उससे भी कैश इनफ्लो आएगा, बट दैट विल बी इन द लॉन्गर टर्म, राइट? तो उसको हम लोगों ने लॉन्गर टर्म बकेट में डाला है, राइट? तो ये आपका हुआ हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन। हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन। नेक्स्ट इज आपका सीसीओडी। नाउ मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन एंड सीसीओडी? दोनों के फीचर्स में क्या डिफरेंस है? लोन्स वर्सेस सीसीओडी, व्हाट इज द डिफरेंस? सीसीओडी में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ईएमआई, कोई ईएमआई नहीं है आपका, राइट? कोई ईएमआई का कंसेप्ट नहीं है। सीसीओडीज आर रिवॉल्विंग, मतलब बैंक ने एक सर्टेन ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दिया, जो कस्टमर है उसमें से कुछ यूटिलाइज करेगा, एंड जो लिमिट में से अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है वो कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकता है फ्यूचर में, राइट? तो सीसीओडीज में जो यूटिलाइज्ड बैलेंस है उसमें बकेटिंग कैसे करेंगे? अब इसके लिए अपना कोई अमोर्टाइजेशन शेड्यूल तो है नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखेंगे कि सीसीओडी में अपने को पैसा किस किस टाइम फ्रेम में मिलता है। तो यहां मैंने उसके लिए कुछ परसेंटेजेस एज्यूम किया है कि मेरा पैसा 20% एक क्वार्टर में आएगा, ठीक है? कुछ पैसा अपना एक साल के अंदर आता है, जैसे 35% मैंने एक साल के अंदर लिया है। देन कुछ पैसा मेरा मीडियम टर्म में आएगा, कुछ पैसा मेरा लॉन्ग टर्म में भी आएगा। मेजोरिटी पैसा हमारा शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में आ जाता है फ्रॉम सीसीओडी। बट सीसीओडी का बकेटिंग के लिए आई हैव नॉट यूज्ड एनी काइंड ऑफ अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मैंने उसका बकेटिंग कैसे किया है? एज पर द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, या आप इसको बिहेवियरल स्टडी भी बोल सकते हो, उसके बेसिस पे बकेटिंग किया है। तो उसका भी मेरा इनफ्लो आ गया, पहला मेरा क्वार्टरली बेसिस पे आया, एंड देन एसएलएस के हिसाब से जो बकेट्स है वो मैंने प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया। तो मेरे पास सीसीओडी का बकेटिंग भी आ गया, और मेरे एनपीएज में से भी कैश इनफ्लो आएगा, बिकॉज जो पैसा आपका डूब गया 70% वो तो लॉस हो गया, बट 30% तो रिकवर हो रहा है, तो 30% से आपका कैश इनफ्लो आएगा। वो इनफ्लो मैंने कहा लिया है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो उसको लॉन्गर टर्म बकेट्स में हम लेंगे, शॉर्टर टर्म बकेट्स में हम लोग नहीं लेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, हमारा कैश का बकेटिंग हुआ। जस्ट टू रिकॉल, कैश का बकेटिंग ओवरनाइट में किया, बिकॉज आप तुरंत यूज कर सकते हो। जो आपने आरबीआई के पास मिनिमम सीआरआर रखा है, ठीक है, दैट विल बी बकेटेड एज पर योर एनडीटीएल प्रोफाइल। एनडीटीएल प्रोफाइल, जो भी आपके नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज है उसके हिसाब से उसका बकेटिंग होगा। जो भी एक्सेस है उसको ओवरनाइट में डाल सकते हो। हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन के लिए मैंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है, एंड उसमें मैंने प्रीपेमेंट बिहेवियर भी इनकॉर्पोरेट किया, डिफॉल्ट बिहेवियर भी इनकॉर्पोरेट किया,
राइट। एंड अमोटाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से बकेटिंग हुआ है। सीसीओडी में सिंस देयर इज नो अमोटाइजेशन, तो वहां पे हम लोगों ने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को यूज किया फॉर बकेटिंग, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आपका मिनिमम 18% का है, वो आपका एनडीटीएल प्रोफाइल के हिसाब से बकेट होगा। जो आपका एक्सेस है, सिंस गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, आप तुरंत बेच सकते हो, तो एक्सेस हम लोगों ने ओवरनाइट में डाला है। एंड फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग लॉन्गर टर्म बकेट्स में डाले हैं, ओवर 5 ईयर्स में। सबको एसेट साइड क्लियर है? सबको एसेट साइड क्लियर है कि नहीं? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, इज एसेट साइड क्लियर और नॉट? दूसरी साइड चलते हैं अपने लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में कैपिटल मुझे लौटाना नहीं है, ठीक है, तो कैपिटल हम लोग लॉन्ग टर्म में बकेट करेंगे। कैपिटल से जो आउटफ्लो होगा दैट विल बी ओवर 5 ईयर्स, बिकॉज मेरे को बैलेंस शीट को टैली करना है, तो हर एक लाइन आइटम का बकेटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो बकेटिंग कर रहे हैं वो ओवर 5 ईयर्स में कर रहे हैं, बिकॉज कैपिटल को इन अ गोइंग कंसर्न फर्म वी डोंट हैव टू रिटर्न, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगेन हैज अ नेचर ऑफ कैपिटल, तो दैट विल आल्सो बी बकेटेड ओवर लॉन्गर टर्म, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका लॉन्ग टर्म में बकेट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन आइटम इज योर फिक्स्ड डिपॉजिट। मुझे बताओ, एफडीज डू दे हैव नो मेच्योरिटी, और डू दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल मेच्योरिटी, और डू दे हैव बिहेवियरल मेच्योरिटी? व्हाट डू यू थिंक? एफडीज में वी हैव फिक्स्ड मेच्योरिटी, कि आपका 1 साल का एफडी है, या 2 साल का एफडी है, या 3 साल का एफडी है। और एफडी जनरली मुझे बताओ कितने टेन्योर तक का होता है, खासकर इंडियन बैंक्स में एफडी कितने टेन्योर तक का होता है? 5 साल तक का। तो मैंने एफडीज इस तरीके से लिया है कि जो उसका वेटेड एवरेज मेच्योरिटी आएगा दैट इज कमिंग विद इन 5 ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप वेटेड एवरेज टर्म देखोगे, मतलब एफडीज का भी आपको एलोकेशन लेना होगा ना। जो पहले आपने एफडीज दिया हुआ है, उसमें से कुछ एफडी आपका शॉर्ट टर्म में मेच्योर हो रहा होगा, कुछ आपका मीडियम टर्म में मेच्योर हो रहा होगा, कुछ मेजोरिटी आपका लॉन्गर टर्म के लिए होगा। यहां लॉन्गर टर्म में 20 साल को नहीं बोल रहा, यहां लॉन्गर टर्म में 5 ईयर्स को बोल रहा हूं, राइट। तो मेरा जो वेटेड एवरेज मेच्योरिटी आ रहा है दैट इज कमिंग अराउंड 3 ईयर्स। तो उस तरीके से मैंने उसको डिजाइन किया है। तो मेरे पास एफडी में फिक्स्ड मेच्योरिटी है, उसी के हिसाब से आपका आउटफ्लो होगा। एफडी में वी हैव फिक्स्ड मेच्योरिटी, उसी के हिसाब से हमारा आउटफ्लो होगा। बट देयर कैन बी रिडेम्पशंस एंड रोल ओवर्स। मुझे बताओ, रिडेम्पशन के कारण क्या होता है? योर कैश आउटफ्लोज आर फ्रंट लोडेड और बैक लोडेड। रिडेम्पशंस के कारण क्या होता है? योर कैश आउटफ्लोज आर फ्रंट लोडेड और बैक लोडेड? प्लीज टेल मी। माई कैश आउटफ्लोज आर फ्रंट लोडेड। पहली बात है, रिडेम्पशन कैसे कैसे होगा उस सॉरी, पहली बात है कैश आउटफ्लो या रिडेम्पशन कैसे कैसे होगा, उसके लिए एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमने बनाया है कि हिस्टोरिकली कोई एफडी जिसका मेच्योरिटी सपोज 1 क्वार्टर का था, उसमें से कितना पैसा स्केड्यूल्ड मेच्योरिटी के हिसाब से ही विड्रॉ हुआ। मतलब 78% जो है डायगनली जो आपको दिख रहा होगा दैट वाज विड्रॉन एज पर द स्केड्यूल्ड मेच्योरिटी ओनली, बट 21% गॉट प्री विड्रॉन, ठीक है, कौन सी बकेट में? 1 मंथ में। एंड 1% गॉट प्री विड्रॉन, कौन सी बकेट में? ओवरनाइट में, राइट। तो इस तरीके से आपको एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ 360 मतलब क्या हुआ? 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 270 डेज, 360। मतलब कुछ पैसा जिसका मेच्योरिटी 1 ईयर का था हिस्टोरिकली ऑन ए स्नैपशॉट डेट, उसमें 74% पैसा स्केड्यूल्ड मेच्योरिटी पे ही विड्रॉ हुआ। 7% पैसा 1 क्वार्टर पहले विड्रॉ हो गया, ठीक है, रिडेम्पशन, अर्ली रिडेम्पशन। अराउंड 9% पैसा स्केड्यूल्ड मेच्योरिटी के 2 क्वार्टर पहले विड्रॉ हो गया, ठीक है। अराउंड 7% पैसा 3 क्वार्टर पहले विड्रॉ हो गया, अर्ली विड्रॉल्स। तो ये सारे आपके क्या हैं? अर्ली विड्रॉल्स। बट अर्ली विड्रॉल्स किस टाइम पीरियड में हुए हैं, कितने हुए हैं, उसके लिए इस तरह का मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हिस्टोरिकल डेटा से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। वो अगेन एफआरएम में मैं उतना फोकस नहीं कर पाऊंगा, बट इस तरह का डेटा क्रिएट करके आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपका अर्ली रिडेम्पशन का रेट क्या होगा, कितने कितने अर्ली रिडेम्पशन होने वाले हैं अलग अलग बकेट में। एंड डायगनली आपको दिख रहा है आपका हाईएस्ट नंबर्स हैं, बिकॉज डायगनली क्या शो कर रहा है कि स्केड्यूल्ड मेच्योरिटी में ही आपका मेजोरिटी पैसा विड्रॉ होगा, राइट। तो यहां पे हम लोग अर्ली रिडेम्पशन को भी मॉडल करेंगे। तो अर्ली रिडेम्पशन को भी मुझे मॉडल करना है, जिसके कारण कैश फ्लोज विल बी फ्रंट लोडेड, कैश आउटफ्लोज विल बी फ्रंट लोडेड। और मुझे बताओ रोल ओवर्स के कारण क्या होगा?
रोल ओवर्स के कारण क्या होगा, कैश फ्लोज विल बी बैक लोडेड और फ्रंट लोडेड। रोल ओवर्स के कारण क्या होगा, कैश फ्लोज विल बी बैक लोडेड और फ्रंट लोडेड। बैक लोडेड, तो जो भी आपके रोल ओवर्स हैं उसके कारण आपके आउटफ्लोज अब बाद में होंगे। रोल ओवर्स को हम लोग मान रहे हैं फॉर द परपेचुअल टर्म, मतलब मैं उसको बकेट कर रहा हूं लास्ट बकेट में, कि जो भी रोल ओवर हो रहे हैं, जो भी रिन्यूअल हो रहे हैं, वो अगेन वैसे रियल लाइफ में रोल ओवर्स उसी टर्म के लिए होते हैं, बट मॉडल परस्पेक्टिव से वी आर टेकिंग रिन्यूअल इन द लास्ट बकेट। आप लास्ट बकेट में लो या आप एक साल बाद लो, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली एसएलएस में अपने बाद में जो आउटपुट देखने वाले हैं वो अगले एक साल का ही देखने वाले हैं या अगले एक महीने का ही देखने वाले हैं। तो शॉर्टर टर्म में वो पैसा नहीं निकलेगा, वो पैसा रिन्यू होके बाद में निकलेगा। सो द रिन्यूअल्स विल बी shifting my outflow from current bucket to the future buckets, that is the idea। तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि मेरे कुछ यहां पे कैश आउटफ्लो आए हुए हैं, ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है हम लोगों ने रोल ओवर्स को इनकॉर्पोरेट किया, तो रोल ओवर के कारण क्या हो रहा है, आपके आउटफ्लो कम हो रहे हैं और एंड में जाके वो ऐड होंगे। एंड में जाके आपका एक बड़ा आउटफ्लो आएगा, बिकॉज वो सारे के सारे रिन्यूअल्स जो हैं वो एंड में जाके विड्रॉ होंगे। तो शुरू में आपका विड्रॉल्स कम हो रहा है, ये आपका स्केड्यूल था, दिस इज योर स्केड्यूल्ड। रोल ओवर्स के कारण आपके आउटफ्लो कम हो रहे हैं एंड एंड में जाके वो सारे आउटफ्लो विल कम अप इन द लास्ट क्वार्टर, बिकॉज हम लोग रिन्यूअल्स मान रहे हैं किसके लिए, फॉर द परपेचुअल टर्म। एंड रिडेम्पशंस के कारण क्या होगा, रिडेम्पशंस के कारण योर कैश आउटफ्लो विल बी फ्रंट लोडेड। तो यहां पे अगर देखते हैं, मैंने अभी रोल ओवर लिया 70%, तो आपको दिख रहा है कि आपके आउटफ्लोज इतने इतने आ रहे हैं। अगर मैं रोल ओवर लेता हूं सपोज 60%, कम रोल ओवर ले रहा हूं तो मेरे आउटफ्लो बढ़ गए, मेरे आउटफ्लो बढ़ गए। अगर मैं ज्यादा रोल ओवर लेता हूं तो मेरे आउटफ्लो इज गोइंग डाउन, राइट, बिकॉज वो सारे के सारे आउटफ्लो कब हो रहे हैं, एंड में जाके, बिकॉज वो रिन्यू हो रहे हैं ना। और वही अगर मैं रिडेम्पशन को लूंगा 351069, अभी मैंने रिडेम्पशन लिया है अर्ली रिडेम्पशन 20% का, मैं रिडेम्पशन लेता हूं 30% का, तो मेरा आउटफ्लो बढ़ रहा है। मैं रिडेम्पशन लेता हूं 40% का अर्ली रिडेम्पशन, तो मेरा आउटफ्लो बढ़ रहा है। मैं रिडेम्पशन कम करता हूं तो मेरा आउटफ्लो कम हो रहा है। अल्टीमेटली यहां अगर मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं तो इस मॉडल में चेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट, एंड वो सारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स सिमुलेट हो रहा है नया अर्ली रिडेम्पशन के हिसाब से, एंड देन वी आर गेटिंग द न्यू कैश आउटफ्लोस, राइट। आनंद हैज अ क्वेश्चन, क्या एसएलएस डेली अपडेट होगा? जनरली डेली करना चाहिए, बट डेली मेरे ख्याल से नहीं कर पाते हैं, वीकली करते हैं बैंक्स के अंदर। बट अगर आप एक सिस्टम बना लो तो आप डेली भी आराम से कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो रिडेम्पशन के कारण क्या हो रहा है, आपके कैश आउटफ्लोज आर गेटिंग फ्रंट लोडेड, और रोल ओवर्स के कारण क्या हो रहा है, आपके कैश आउटफ्लोज आर गेटिंग बैक लोडेड। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कासा। कासा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आइटम है, इसको नॉन मेच्योरिंग डिपॉजिट्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें कोई मेच्योरिटी नहीं है। इसमें आपको मॉडल करना है कि आपका अलग अलग बकेट में कितना विड्रॉल्स होगा। ठीक है, विड्रॉल्स बोल लो या उसको रन ऑफ बोल लो। तो उसके लिए मैंने एक फेमस मॉडल यूज किया विच इज द वार मॉडल, वैल्यू एट रिस्क। वैल्यू एट रिस्क मॉडल में क्या होता है, आप अपने हिस्टोरिकल डिपॉजिट बैलेंसेस को लेके चलते हो एंड यू सी द वर्स्ट केस reduction in balances, the worst case drop in balances at a certain percentile, ठीक है, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पे वार निकाल रहे हैं। वार कैसे निकाल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले डिपॉजिट बैलेंसेस को लेके चल रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं आपके बैलेंसेस में ड्रॉप हुआ है या इंक्रीज हुआ है इन परसेंटेज टर्म, एंड देन वी आर कंप्यूटिंग द वर्स्ट केस ड्रॉप इन बैलेंसेस, बिकॉज जो बैलेंस गिर रहा है वही तो विड्रॉ हो रहा है ना, जो बैलेंस गिर रहा है वही तो विड्रॉ हो रहा है। तो वर्स्ट केस ड्रॉप इन बैलेंसेस ओवर सर्टेन टाइम फ्रेम, एक दिन के अंदर व्हाट इज योर ड्रॉप इन बैलेंसेस, व्हाट इज योर विड्रॉल रेट, द वर्स्ट केस विड्रॉल रेट, जो हमारा वैल्यू एट रिस्क का कंसेप्ट होता है, वही हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। ओवर 2 to 7 days, व्हाट इज द वर्स्ट केस ड्रॉप इन बैलेंसेस, ओवर 2 to 7 days, व्हाट इज द वर्स्ट केस ड्रॉप इन बैलेंसेस, राइट। उस तरीके से हम लोग विड्रॉल निकाल रहे हैं कि मेरा डे 1 में 5.8% का रन ऑफ है, मेरा 2 to 7 days में 8.28% का रन ऑफ है, मेरा नेक्स्ट बकेट में 7% का रन ऑफ है। सो वी आर यूजिंग द वार प्रिंसिपल टू कंप्यूट माई रन ऑफ रेट फॉर कासा। तो हिस्टोरिकल आपको कासा के बैलेंसेस लेने हैं, आपको उसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, देन यू हैव टू सी द वर्स्ट केस ड्रॉप इन बैलेंसेस ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। उसके हिसाब से मेरा क्या आ गया, मेरा रन ऑफ प्रोफाइल आ गया, और वही रन ऑफ प्रोफाइल मैंने यहां पे यूज किया, राइट। तो अगर मैं यहां पे 0.2% की जगह 0.3% करता हूं, अभी मेरा रन ऑफ प्रोफाइल ऐसा है,
ये मैं ड्रिफ्ट को बढ़ा रहा हूं, बैलेंसेस में ड्रिफ्ट होता है जो, मतलब पॉजिटिव रिटर्न की बैलेंसेस का ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ को अगर बढ़ा रहा हूं तो उसके कारण रन ऑफ कम होगा क्योंकि विड्रॉल्स कम होंगे, तो यहां आपको दिखेगा आपके विड्रॉल्स कम दिखेंगे, विड्रॉल्स कम दिखेंगे। तो आई एम कंट्रोलिंग माय विड्रॉल्स थ्रू दिस पैरामीटर। ये जस्ट दिखाने के लिए एक स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल कि अगर मैं ड्रिफ्ट को कम कर रहा हूं मेरे विड्रॉल्स ज्यादा हो रहे हैं, अगर मैं ड्रिफ्ट को बढ़ा रहा हूं, बैलेंसिस का ड्रिफ्ट है ये, बैलेंसिस का ग्रोथ, बैलेंसिस के ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा हूं, तो उस केस में अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, बैलेंसिस बढ़ रहे हैं, तो मेरे विड्रॉल्स कम हो रहे हैं। तो यहां पे मेरा कासा का भी एक प्रोफाइलिंग हो गया। तो लाइबिलिटी में कैपिटल को हमने लॉन्ग टर्म में डाला, रिजर्व एंड सरप्लस को लॉन्ग टर्म में डाला, एफडी का हमने स्केड्यूल्ड मैच्योरिटी यूज किया, लेकिन रिडेम्पशंस के कारण माय आउटफ्लोज आर फ्रंट लोडेड, रोल ओवर्स के कारण माय आउटफ्लोज आर बैक लोडेड। एंड कासा के लिए मैंने सिंपल वार मॉडल यूज किया एंड वहां से मैंने रन ऑफ प्रोफाइल बनाया, राइट। लास्ट है आपका अनयूटिलाइज्ड बैलेंस। 5420 इज योर यूटिलाइज्ड बैलेंस, बट आपने कुछ लिमिट भी दिया होगा। सपोज आपने 2000 का लिमिट दिया हुआ है जो कस्टमर कभी भी यूज कर सकता है। मुझे बताओ, क्या मुझे इसका मॉडलिंग भी करना चाहिए एसएलएस में? क्या इसके कारण कोई आउटफ्लो हो सकता है फ्यूचर में, यस और नो? क्या इसके कारण कुछ आउटफ्लो हो सकता है फ्यूचर में? दिस इज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम, यस। तो इसके कारण भी तो मेरा आउटफ्लो हो सकता है। तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा उसके लिए मेरे को यूटिलाइजेशन रेट लेना है, एंड कितना कितना आउटफ्लो होगा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। मैं 12 मंथ्स में इंटरेस्टेड हूं, मैं उससे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स मेरा 2% का सपोज यूटिलाइजेशन रेट है, तो 2000 के ऊपर 2% इज माई क्वार्टरली यूटिलाइजेशन, तो 40 का यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट टाइम 1960 बचेगा, 1960 का 2% इज माई यूटिलाइजेशन। तो आपको यूटिलाइजेशन को भी मॉडल करना है, बिकॉज उसके कारण आपका आउटफ्लो होने वाला है, उसके कारण आपका आउटफ्लो होने वाला है। तो मैंने यूटिलाइजेशन को भी मॉडल किया है। अच्छा, ये है आपका अनअवेल्ड बैलेंस, अनअवेल्ड सीसीओडी जो कि यूटिलाइज हो सकता है। कल को वो यूटिलाइज हो गया तो उससे अगले क्वार्टर से पैसा वापस भी आना शुरू हो जाएगा। अगर कल को वो यूटिलाइज हो गया तो उसके अगले क्वार्टर से इनफ्लो भी तो आना शुरू होगा। मतलब उसने यूटिलाइज कर लिया फर्स्ट क्वार्टर में, तो सेकंड क्वार्टर से उससे पैसा भी तो वापस मिलना शुरू होगा। आपको सारी आइटम्स को टैली करना है। अगर आप यूटिलाइज के कारण आउटफ्लो ले रहे हो, मतलब आप एक तरह से ऑफ बैलेंस शीट आइटम को ऑन बैलेंस शीट बना रहे हो। ऑन बैलेंस शीट अगर बना रहे हो, कल को उससे आउटफ्लो होगा तो आगे जाके उससे इनफ्लो भी तो होगा। तो आगे जाके इनफ्लो कैसे होगा? वही अगेन मैंने सीसीओडी प्रोफाइल के हिसाब से वो इनफ्लो लिया है। कल को वो 40 तो यूटिलाइज्ड बन गया ना, तो इसका इनफ्लो कैसे होगा वो ले लिया। देन 39.20 का इनफ्लो ले लिया, देन 38.42 का इनफ्लो ले लिया, देन 37.65 का इनफ्लो ले लिया, एंड टोटल इनफ्लो मेरे पास आ गया, टोटल आउटफ्लो आ गया बिकॉज ऑफ अनयूटिलाइज्ड सीसीओडी। अगर यहां पर मैं ऑब्वियसली अपने यूटिलाइजेशन रेट को बढ़ाता हूं तो मेरा यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मेरा आउटफ्लो ज्यादा होगा और मेरा लिक्विडिटी रिस्क बढ़ने वाला है। अगर मैं इसको कम करता हूं मेरा लिक्विडिटी रिस्क कम होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको अनयूटिलाइज्ड सीसीओडी को भी अपने मॉडल में इंकॉर्पोरेट करना है। ऐसे सारे लाइन आइटम्स को हम लोग बकेट कर दिए यहां पे, एंड देन हम लोगों ने एज पर द जो मेच्योरिटी बकेट्स आपका एसएलएस में गिवन है स्लॉटिंग भी कर दिया, बिकॉज मैंने सारा मॉडलिंग जनरली क्वार्टरली किया है, बट मेरे को उसको बकेट्स में डालना होगा एज पर योर एसएलएस बकेट्स, तो वो बकेटिंग मैंने यहां पे कर दिया। अल्टीमेटली आपका निकलेगा क्या? आपका टोटल आउटफ्लो निकलेगा अलग अलग मेच्योरिटी बकेट में, आपका टोटल इनफ्लोज निकलेगा अलग अलग मेच्योरिटी बकेट में, एंड देन यू कैन कंप्यूट योर मिसमैच। देन यू कैन कंप्यूट योर मिसमैच। मिसमैच इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मिसमैच आई हैव टेकन एज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मुझे बताओ, इज अ पॉजिटिव मिसमैच प्रॉब्लमैटिक फॉर मी? इज अ पॉजिटिव मिसमैच प्रॉब्लमैटिक फॉर मी? नो, ऑब्वियसली, बिकॉज मेरा इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये एसएलएस क्यों बनाए, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि बैंक्स क्या करते थे, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग करते थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको रेट मिलेगा 8-9% का, और शॉर्ट टर्म में आपको डिपॉजिटर को पे करना पड़ेगा 2-3%। तो बैंक का एनआईए इंक्रीजेस इफ दे आर यूजिंग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स फॉर फंडिंग देयर लॉन्ग टर्म एसेट्स। बट उसके कारण रिटर्न है, नो डाउट, क्योंकि आप 9% पे लेंड करोगे, 2% कस्टमर को पे करोगे डिपॉजिटर को, तो 7% का स्प्रेड है, आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। बट विद रिटर्न कम्स रिस्क। यहां पे रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कल को अगर डिपॉजिटर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए खड़ा हो गया, कल को ये जो कासा वाला है अगर उसका रन ऑफ बहुत हाई हो गया और वो शॉर्ट टर्म में
पैसा विड्रॉ करने के लिए खड़ा हो गया, आपका तो जो लोन्स है उसमें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से पैसा लॉन्ग टर्म में आने वाला है, और डिपॉजिटर तो आपका शॉर्ट टर्म में खड़ा हो गया, तो आप पैसा पे कहां से करोगे, कर ही नहीं पाओगे। देयर विल बी अ रन ऑन द बैंक, देयर विल बी लिक्विडिटी क्राइसिस, कि आप शॉर्ट टर्म में डिपॉजिटर को पे नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग कर रहे हो। तो इसीलिए हम लोग वो मिसमैच को क्वांटिफाई कर रहे हैं इन द शॉर्टर टर्म बकेट्स, कि यार कितना इनफ्लो आएगा लोन वगैरह से या गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, एंड कितना आउटफ्लो होगा मेरे डिपॉजिट से, क्या मेरे पास सफिशिएंट इनफ्लोज हैं टू मीट दैट आउटफ्लो रिक्वायरमेंट। ये मैं ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स बना रहा हूं, या आप सेम चीज ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम भी बना सकते हो। उसके बाद आप क्यूमुलेटिव मिसमैच भी कंप्यूट करोगे, यहां मैंने क्यूमुलेटिव मिसमैच कंप्यूट किया है। क्यूमुलेटिव मिसमैच देख के मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम कौन से बकेट में नेगेटिव हो रहा है, फर्स्ट टाइम कौन से बकेट में नेगेटिव हो रहा है, 15 टू 28 डेज। इसका मतलब अगर मैं इसका मिड पॉइंट भी पकड़ूं, मेरे पास कितने दिन का लिक्विडिटी है, मेरे पास अराउंड 21 डेज का लिक्विडिटी है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट पकड़ूं, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 21.5। तो अगर मेरे को लिक्विडिटी निकालना है अपना सर्वाइवल होराइजन, मैं कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूं, क्यूमुलेटिव मिसमैच को देखेंगे, कहां वो पहली बारी नेगेटिव हो रहा है, यहां नेगेटिव हो रहा है, तो आई कैन सर्वाइव फॉर 21.5 डेज, विच इज प्रॉब्लमेटिक। एटलीस्ट 30 डेज के लिए तो सर्वाइव कर पाओ, एटलीस्ट 30 डेज के लिए तो सर्वाइव कर पाओ, राइट, जो यहां पे मैं नहीं कर पा रहा। उसके अलावा मैं क्यूमुलेटिव मिसमैच को परसेंटेज में कंप्यूट कर सकता हूं, ठीक है, एज अ परसेंटेज टू क्यूमुलेटिव आउटफ्लोस, कि कितना शॉर्टेज है, कितना शॉर्टेज है एज अ परसेंटेज। तो ये परसेंटेज में आरबीआई ने बोला है कि इट शुड बी विद इन 20%। एक तो नेगेटिव मिसमैच प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये नेगेटिव मिसमैच प्रॉब्लमेटिक है। एंड इसमें आपके इंटरनल थ्रेशोल्ड्स हो सकते हैं, आरबीआई ने जैसे दिया 20% का या 5% का, अलग अलग दिया इनफैक्ट, 5 to 20%। अगर मैं 5% लेता हूं, दिस इज प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि मेरा 5% से बहुत ऊपर है नेगेटिव मिसमैच। अगर मेरा 20% का थ्रेशोल्ड है, दिस इज फाइन, बट 20% विल बी टू लार्ज, तो 5% इज जनरली द थ्रेशोल्ड, उसके हिसाब से ये प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरा सर्वाइवल होराइजन भी कम आ रहा है, लेस देन 30 डेज, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। मेरा मिसमैच जो है वो भी दिख रहा है मुझे कि 5% नेगेटिव से ऊपर है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इस रिस्क को मैंने क्वांटिफाई तो कर लिया, अब इस रिस्क को मुझे मैनेज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज द आइडिया ऑफ एसएलएस। यहां पे मैंने वो आउटफ्लो इनफ्लो का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि कैसे कैसे आपका आउटफ्लो हो रहा है, कैसे कैसे आपका इनफ्लो हो रहा है। ब्लू इज योर इनफ्लो, रेड इज योर आउटफ्लो, राइट। नाउ नीचे में मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करके दिखाया है। अगर मैं हाउसिंग लोन का परसेंटेज एलोकेशन गिरा रहा हूं, मुझे बताओ, हाउसिंग लोन का अगर एलोकेशन गिरा रहा हूं, उसके कारण क्या होगा, सर्वाइवल होराइजन बढ़ेगा या गिरेगा? अगर मैं हाउसिंग लोन का एलोकेशन गिरा रहा हूं, पर्सनल लोन का एलोकेशन बढ़ा रहा हूं, तो ऐसे सोचो, कैश इनफ्लो जो है आपके, वो फ्रंट लोड होंगे या बैकलोड होंगे? कैश इनफ्लोस फ्रंट लोड होंगे या बैकलोड होंगे? अगर मैं हाउसिंग लोन का एलोकेशन गिरा रहा हूं, हाउसिंग लोन का एलोकेशन गिरा रहा हूं, यहां पे देखना, मेरा सर्वाइवल होराइजन 21.5 डेज आ रहा है, 50-50 लिया है, मैं एक बारी हाउसिंग लोन को 0 ले रहा हूं, राइट, और पर्सनल लोन को 100%। यहां पे मैंने 50-50 अगर लिया था, तो आपको दिख रहा होगा मेरा नेगेटिव मिसमैच था 15% का। अगर मैं इसको 0 ले रहा हूं, मेरा नेगेटिव मिसमैच कम हो रहा है, कम हो रहा है। इज इट लॉजिकल और नॉट? यस, बिकॉज हाउसिंग लोन तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है ना, पैसा लॉन्ग टर्म में आ रहा था। अगर आप हाउसिंग लोन का एलोकेशन गिरा रहे हो, अब पर्सनल लोन का एलोकेशन बढ़ा रहे हो, तो पैसा शॉर्ट टर्म में आ रहा है। तो पैसा अगर शॉर्ट टर्म में आ रहा है, और अगर मैं हाउसिंग लोन का एलोकेशन 100% कर देता हूं, यहां 21.5 डेज है, यहां 100% कर दिया, 11 डेज हो गया, राइट, सर्वाइवल होराइजन और कम हो गया। और कम इसलिए हुआ बिकॉज हाउसिंग लोन का परसेंटेज अगर बढ़ा दिया, तो मेरा सारा का सारा पैसा बैकलोड हो गया, बिकॉज ये तो लॉन्गर टर्म में आएगा, तो सर्वाइवल होराइजन और कम हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह का सेंसिटिविटी एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो एज मैनेजमेंट, कि आपको कहां पे ऑपरेट करना है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले 4 बकेट्स का नेगेटिव मिसमैच दिखाया है, या मिसमैच दिखाया है इन परसेंटेज टर्म्स, ठीक है, बिकॉज मेरे को एक महीने में इंटरेस्ट है, और यहां मैंने सर्वाइवल होराइजन को दिखाया है। तो जैसे जैसे हाउसिंग लोन का परसेंटेज गिर रहा है, सर्वाइवल होराइजन बढ़ रहा है, इफेक्ट इज अप, एंड नेगेटिव मिसमैच मेरा कम हो रहा है। वो कम हो गई बिकॉज हाउसिंग लोन का परसेंटेज गिराने का मतलब क्या हुआ,
आप पर्सनल लोन में ज्यादा एलोकेशन कर रहे हो, तो अपने कैश इनफ्लोस को आप फ्रंट लोड कर रहे हो, बिकॉज पर्सनल लोन का मेच्योरिटी इज लोअर। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा मत करो भाई कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए लेंडिंग कर रहे हो बाय फंडिंग विद वेरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। उसके कारण क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी क्राइसिस खड़ा हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा जनरली सिर्फ दिखाने के लिए कि आपको मॉडल सही है कि नहीं, प्रीपेमेंट प्रीपेमेंट रेट अगर आपका गिरेगा तो लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से खराब है। लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से खराब है तो आपका सर्वाइवल होराइजन डाउन हो रहा है, राइट। और आपका क्यूमुलेटिव मिसमैच नेगेटिव नेगेटिव क्यूमुलेटिव मिसमैच बढ़ रहा है, जो कि लॉजिकल है। और वही अगर आपका डिफॉल्ट रेट बढ़ेगा तब तो यहां सर्वाइवल होराइजन में इतना फर्क नहीं आया, बट आइडली इट शुड गो डाउन अगर मैं और ग्रैनुलर इसको मॉडल करूंगा। एंड मेरा क्यूमुलेटिव मिसमैच बढ़ेगा बिकॉज पैसा आएगा ही नहीं, पैसा एलिमिनेट हो गया। तो वो लॉजिकल है, वो इफेक्ट अपने को यहां पे दिख रहा है कि सीपीआर डाउन होगा, सर्वाइवल होराइजन डाउन। सीडीआर अप होगा तो मेरा सर्वाइवल होराइजन डाउन, और मेरा नेगेटिव मिसमैच अप। नेगेटिव मिसमैच बढ़ते जा रहा है, खराब हो रहा है, और राइट। रिडेम्पशंस रिडेम्पशन बढ़ने के कारण क्या होगा, नेगेटिव मिसमैच बढ़ेगा। और रोल ओवर्स बढ़ने के कारण क्या होगा, नेगेटिव मिसमैच गिरेगा। तो वो भी लॉजिकल है। यहां मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है, मैंने एक वीबीए लिखा हुआ है जिसमें वो क्या कर रहा है, जा जाके इनपुट्स को चेंज कर रहा है ऊपर मॉडल में, एंड जो आउटपुट है उसको रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है। आप डेटा टेबल से भी कर सकते हो ये सेम चीज, सेंसिटिविटी एनालिसिस। मैंने यहाँ पे वीबीए से किया बिकॉज डेटा टेबल्स थोड़ा सा शीट को हैवी कर देता है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये शीट सबको मिलेंगी, एफआरएम वालों को भी मिलेगी, आई कैप वालों को भी मिलेगी इन अ प्रोटेक्टेड फॉर्म। वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में कैसे एक्सेस करना है मैं बता दूंगा, बट वो शीट सबको मिलेगी प्ले करने के लिए। ठीक है। तो आप प्ले कर लेना बाद में। ये आपका रिडेम्पशन हो गया, रोल ओवर हो गया। रिडेम्पशन अगर बढ़ेगा तो आपका नेगेटिव मिसमैच इज इंक्रीजिंग, रोल ओवर बढ़ेगा तो नेगेटिव मिसमैच इज डिक्रीजिंग। रन ऑफ अगर आपका ड्रिफ्ट बढ़ेगा अगर, तो रन ऑफ गिरेगा। रन ऑफ गिरेगा तो सर्वाइवल होराइजन आपका बढ़ रहा है। ये ड्रिफ्ट है, बैलेंसेस का ग्रोथ। ग्रोथ अगर बढ़ रहा है बैलेंसेस का, बिकॉज मैंने पैरामीटर वैसे डिफाइन किया है, तो उस केस में माई रन ऑफ विल गो डाउन, तो सर्वाइवल होराइजन बढ़ रहा है, मेरा नेगेटिव मिसमैच भी घट रहा है। और यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो मेरा आउटफ्लो होगा। एक बारी तो आउटफ्लो होगा ना, इनफ्लो तो धीरे धीरे आएगा। तो आउटफ्लो बढ़ने के कारण मेरा नेगेटिव मिसमैच विल इंक्रीज। ठीक है। मैंने बोला था कि जीसेक आपका एक तो मिनिमम होता है विच इज 18%, एक आपका एक्सेस होता है। तो अगर आप एक्सेस जीसेक को बढ़ाओगे, मुझे बताओ, अगर मैं एक्सेस जीसेक को बढ़ाऊंगा तो लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से अच्छी बात है खराब बात? अगर मैं जीसेक एक्सेस रखूंगा तो लिक्विडिटी परस्पेक्टिव से अच्छी बात है खराब बात? अच्छी बात है। तो अगर मैं, देख रहे हो, इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा सर्वाइवल होराइजन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम 21 डेज टू सीधा 60 डेज। और मेरा क्यूमुलेटिव मिसमैच जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अगर मैं एक्सेस जीसेक मतलब 18% की जगह अगर मैं जीसेक 21% रखता हूं तो मेरा सर्वाइवल होराइजन ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया, एंड मेरा नेगेटिव मिसमैच तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक्सेस बैलेंस आरबीआई के पास रखता हूं, 4% की जगह सपोज मैं 7% रखता हूं, मेरा सर्वाइवल होराइजन अगेन ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ, राइट। एंड मेरा क्यूमुलेटिव मिसमैच जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया। तो इससे मुझे पता लग रहा है ना मुझे कैसे मैनेज करना है, मुझे किस जीसेक पे ऑपरेट करना है। क्यों? बिकॉज क्या मैं जीसेक इनफाइनाइटली हाई रख सकता हूं? प्रॉब्लम क्या है? जीसेक को, एक्सेस जीसेक को बहुत हाई रखने में प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस जीसेक को आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे ना, बिकॉज लोन से आप कमा रहे हो 5-6% का मार्जिन, जीसेक में आप मार्जिन कमा ही नहीं पाओगे, तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रहा है। तो आप स्वीट स्पॉट निकाल सकते हो, यार कहां पे मेरा 5% के नीचे आ रहा है, कहां मेरा 5% के नीचे आ रहा है नेगेटिव मिसमैच, और सर्वाइवल होराइजन भी 60 डेज हो रहा है सपोज, या इंक्रीज हो रहा है। तो दिस कैन बी योर स्वीट स्पॉट। या आप इसको और ग्रेनुलर कर सकते हो कि 2%, 2.1%, 2.2%। उसके हिसाब से यू कैन मैनेज योर रिस्क कि आपको कितना जीसेक रखना चाहिए, आपको कितना बैलेंस विद आरबीआई रखना चाहिए। तो वो डिसीजन मेकिंग भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल, राइट। तो मैंने आपको आज की क्लास में शॉर्ट में बताया कि कैसे अपने लिक्विडिटी रिस्क को क्वांटिफाई कर सकते हैं। लिक्विडिटी रिस्क में आइडेंटिफिकेशन का बात हुआ तो हमने फंडिंग और ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क का बात किया। ठीक है। ट्रांजैक्शन लिक्विडिटी रिस्क का अलग क्लास लूंगा, वो भी प्रैक्टिकल होगा मॉडलिंग। फंडिंग का क्लास हम लोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, या तो एलसीआर कंप्यूट करते हैं या स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहां मैंने आपको स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करके दिखाया।
एंड कैसे क्वांटिफाई करने के बाद क्या क्वांटिफाई करते हो आप, सर्वाइवल होराइजन और नेगेटिव मिसमैच क्यूमुलेटिव। क्वांटिफाई करने के बाद आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल। आप अपना एलोकेशन डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना कितना हाउसिंग लोन पर्सनल लोन में रखना है। आप अपना यूटिलाइजेशन ड्राइव कर सकते हो। ठीक है। आप अपने जीसेक और सीआरआर में आपको एक्सेस कितना रखना है वो डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर टारगेट। अगर आपको अपना रिस्क विद इन द थ्रेशोल्ड लेवल रखना है और आपको अपने सर्वाइवल होराइजन को टारगेट तक लेके जाना है, तो यू कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस सिंपल टूल। एंड इसी टूल को यूज करके मैं स्ट्रेस टेस्टिंग भी कर सकता हूं। ठीक है। तो अगर मैं सारे इनपुट्स को स्ट्रेस कर दूंगा तब मेरा एसएलएस कैसा दिख रहा है, दैट विल बी सिंपली स्ट्रेस टेस्टिंग। राइट। तो इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। आई होप आप सबको आइडिया लग गया कि एसएलएस कैसे वर्क करता है, लिक्विडिटी रिस्क कैसे क्वांटिफाई करते हैं, कैसे अलग अलग बिहेवियर को अपने मॉडल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसी सीरीज में आगे जाके नेक्स्ट क्लास में अपने एलसीआर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्लासेस को मैं छोटा रखने वाला हूं, एक एक घंटे का। ठीक है। ताकि बिकॉज एफआरएम के परस्पेक्टिव से ये डायरेक्टली एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये सीखना बहुत जरूरी है अगर आपको लिक्विडिटी रिस्क का फील लेना है। और ये एक्सेल शीट प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में सबको शेयर किया जाएगा, एफआरएम वालों के साथ भी एंड मेरे आई कैप आई लैप आईआरआरबी कोर्स वालों के साथ भी। राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आई होप द क्लास वाज यूजफुल। सबको समझ में आया ये? ठीक है। अच्छा लगा? अच्छा लगा प्रैक्टिकली जैसे हमने इसको अप्रोच किया? यस। तो ये शीट में शेयर कर दूंगा, इसको देख लेना बाद में। थैंक यू एंड गुड बाय। नेक्स्ट क्लास अपना इसी वीक में होगा, दैट विल बी ऑन एलसीआर। थैंक यू।